बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमा 31 मई का आगाज़ हो चुका है। मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस वाक़े के हवाले से जो कमरा अदालत में पेश आया जुमेरात के दिन, जिस वक्त नैब तरमीम का केस टेकअप किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला का मुकालमा हुआ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के साथ, और बज़ाहिर लगता ये है कि जिस तरीके से हुकूमत की तरफ से टेक ऑन किया जा रहा है, कन्फ्रंट किया जा रहा है जजेस को, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी 2 जजेस हैं जो खड़े हो गए हैं। और क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए जो पैगाम है वो इतना सख्त है और ये मामला जुड़ सकता है उस तौहीन अदालत वाले मामले पर जो शो कॉज 2 लोगों को जारी किया गया है। एक फैसल वावडा को जारी किया गया है, दूसरा मुस्तफ़ा कमाल को। वो मामला भी 5 जून को टेकअप होना है। और ये क्या हुआ कि जो काली भेड़ों वाला रिमार्क्स हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उनको ट्विस्ट करने की कोशिश हुकूमत की तरफ से क्या की गई, लेकिन जो पैगाम जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया गया और ख़ुद को ब्लैक बम्बल बी से तशबीह दी गई। मैं आपको कुछ खसूसियात बताऊंगा उस भेड़, उस भिरन या फिर उस मक्खी के बारे में जिससे ख़ुद को तशबीह दी है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं और ये हमें किस किस्म का मंजरनामा जो है वो बनाती हुई दिखाई देगी आने वाले दिनों में। बशारत राजा साहब ये बताइए, और मैं आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एग्जैक्टली कोट अनकोट लफ्ज़ ब लफ्ज़ क्या बात की थी। क्या अब हुकूमत या वज़ीर आज़म के पॉइंट के ऊपर कम से कम जो है उनको यू टर्न लिया जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बशारत राजा साहब ये बताइए कि अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, इनकी तरफ से कमरा अदालत में, मैं इसका तज़किरा गुज़श्ता वीडियो में कर भी चुका हूँ जो मैंने आपके साथ की थी, क्या वाक़या पेश आया एग्जैक्टली इन काली भेड़ वाले रिमार्क्स के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नकवी साहब। हुआ कुछ यूँ कि जब जजेस मशावरत करके दोबारा कमरा अदालत में आए तो चीफ जस्टिस साहब ने जब लाइव स्ट्रीमिंग वाला मामला उन्होंने कहा कि नहीं होगी ना, उन्होंने रिमार्क्स ख़त्म किए तो मखदूम अली ख़ान उस वक़्त दलाइल दे रहे थे। तो एकदम से जस्टिस जमाल मंदोखेल चीफ जस्टिस के जो बाएं तरफ बैठे हुए थे, सीआईटी के लिहाज से बाएं तरफ आते हैं, तो वो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा जी कि अटॉर्नी जनरल साहब कहाँ हैं। अटॉर्नी जनरल साहब अपनी नशिस्त पर बैठे हुए थे। सही। और वो उठकर रोस्टर पर गए तो उन्होंने कहा जी कि देखिए मैं किसी और जज की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं टीवी रोज़ाना देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, मैं अखबारात पढ़ता हूँ। यहाँ कहा जाता है ना कि सोशल मीडिया कोई देखता या नहीं देखता वो उससे मेरी गर्ज नहीं है, मैं अपनी बात करता हूँ, जो मैं अमल करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर हमें काली भेड़ें कहा गया। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि जब हम, और ये वाक़या बिल्कुल उसी तर्ज पे हो रहा था जिस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला ने इससे पहले जो समाअत थी उस पर अटॉर्नी जनरल को बुला के कहा कि आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जी उसी बिल्कुल उसी तरह पगड़ियाँ पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। और बिल्कुल उसी तरह हो रहा था। जब वो बात जस्टिस अतर मिनल्ला कर रहे थे तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल रोस्टर पर मौजूद थे, लेकिन एकदम उन्हें झटका लगा था जब ये बात उन्होंने की। तो आज जब ये बात की उन्होंने, तो अटॉर्नी जनरल साहब जब रोस्टर पर गए तो उन्हें एकदम झटका सा आज भी फील हुआ उन्हें, और थोड़ा सा वो पीछे हटे, हाथ उन्होंने इस तरह रखे हुए थे रोस्टर पर। तो जब ये बात करे तो हाथ उठाए। उन्होंने कहा जी कि अदलिया जजेस जब आइन और कानून के मुताबिक फैसला देते हैं तो जो आपके फेवर में जाता है फैसला, आपकी फेवर में, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपकी फेवर में जाता है। अमूमन ये होता है, मैं फाजिल साहब बताऊं कि नकवी साहब के जब इस तरह के दलाइल होते हैं तो काजी फाजिल साहब हमेशा रोक देते हैं अपने साथी जजेस को, लेकिन नकवी साहब आज उन्होंने रोका नहीं है। जब ये बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून के मुताबिक फैसला दें, आपकी फेवर में फैसला जाए तो जजेस की वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाती है। हम आइन और कानून के मुताबिक फैसला दें, आपकी फेवर में फैसला ना जाए, आपके खिलाफ फैसला जाए, तो फिर जजेस काली भेड़ें बन जाती है। ऐसा कैसे होता है? उन्होंने कहा, नाम लिया उन्होंने कि आज भी अखबारात में वो लफ्ज़ मौजूद है, कोट एंड कोट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, कि काली भेड़ें अदलिया में। आगे चलकर उन्होंने कहा जी कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कि अगर आप समझते हैं कि अदलिया में काली भेड़ें मौजूद हैं
تو ایک فورم موجود ہے, ریفرنس آپ ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں, فورم موجود ہے, وہ دیکھ لے گا. پھر جسٹس سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ہاں بھیج دیں کہ کالی بیڑے انہوں نے یہ جسٹس حیدر من اللہ نے یہ انہوں نے کرپشن کی ہے, یہ بات کی ہے, بھیج دے. تو جسٹس من اللہ صاحب نے وہ بڑے سیکھ پات تھے معاملے پہ, وہ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ, تو انہوں نے کہا اٹارنی جنرل صاحب آپ پرائم منسٹر کو یہ بات بتا دے جا کر. یہ بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا پرائم منسٹر کو, وزیر اعظم کو یہ بات بتا دے جا کر کہ ہم کالی بیڑے نہیں ہیں. نہیں, انہوں نے لفظ استعمال کیا وی آر ناٹ بلیک شیپ, وی آر بلیک بمبل بی, کہ ہم کالی بیڑے نہیں, ہم کالی. اچھا وہاں پر جب یہ بات کی تو کمرہ عدالت میں ایک سراسیمگی وہ پھیل گئی, سراسیمگی پھیل گئی, یار یہ کیا ہوا. تو وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے وہ پوچھنے لگے کہ یہ بلیک بمبل بی کیا ہوتا ہے. تو کسی نے, ہر بندے نے اپنے اپنے جو ہے وہ حساب سے, ویسے بھنورا جو ہے اس کو بھی بمبل بھی بیسیکلی جو اچھا جو بلیک بمبل بھی ہے, جب آپ اس کو سرچ کریں گے وہ پیلی اور کالی دھاریوں والی ایک جو ہے وہ مکھی ہوتی ہے. شہد کی مکھی سے یہ مختلف ہوتی ہے, پھولوں پر یہ بیٹھتی ہے, پھولوں سے یہ رس نچوڑتی ہے, لیکن یہ شہد کی مکھی کی طرح جو ہے وہ آپریٹ نہیں کرتی. میں نے اس کے بارے میں پھر ریسرچ کی کہ یہ جو بلیک بمبل بی سے خود کو تشبیہ دی ہے, اس کی کوالٹیز کیا ہیں, یہ کرتی کیا ہے. وہی وہ بمبل بی جو ایک ایک سیکنڈ میں کئی درجنوں مرتبہ اپنا پر ہلاتی ہے اور اپنی پرواز میں خود کو ساکت بھی کر لیتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہیلی کاپٹر ہے وہ بھی اس کو دیکھ کر اس کی طرز کے اوپر بنا ہوا ہے, ہوور کر سکتی ہے, لیکن اس کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ آپ کو کاٹتی نہیں ہے بلا وجہ. اچھا شہد کی مکھی کاٹتی ہے, اس کے بارے میں ہے کہ اگر وہ اپنا ڈنگ استعمال کر لے آپ کو کاٹے تو پھر وہ زندہ نہیں رہتی, وہ مر جاتی ہے. یہ وہ مکھی ہے جو اگر کاٹے, پہلے تو یہ بلا وجہ کاٹتی نہیں, کاٹتی یہ کب ہے, کاٹتی یہ اس وقت ہے جس وقت آپ سے یہ خطرہ محسوس کرے, آپ اس کو تھریٹن کریں, آپ اس کے چھتے میں ہاتھ ڈالیں, یا آپ اس کو کنکری اٹھا کر پھینک دیں, یا آپ یہ یقین دلا دیں کہ میں آپ کے خلاف ہوں, تو پھر یہ نہیں آپ کو چھوڑتی. یہ کاٹتی ہے اور کاٹنے پہ جسم پہ بڑے بڑے دپڑ پڑ جاتے ہیں, بڑے بڑے جو ہے وہ یہ سوجن جو ہے وہ چہرہ سجا دیتی ہے, ڈاکٹر سے رجوع مرتی بھی نہیں ہے, ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے خود کو تشبیہ دی ہے بلیک بمبل بی سے. اچھا انہوں نے, اچھا وہ جب یہ باتیں کر رہے تھے تو اٹارنی جنرل صاحب ایسے کر کے, مخدوم علی خان بھی ایسے کر کے وہ دیکھ رہے تھے, اور وکلاء جو کمرہ عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کے کان بھی کھڑے ہو گئے. پھر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی کہ وہ بات جو پرائم منسٹر نے کی, وہ بات آپ موجودہ, انہوں نے لفظ استعمال کیا, موجودہ ججز کے بارے میں بات نہیں کی. انہوں نے کہا جو سب کا ججز کے بارے میں بات کی ہے, انہوں نے کہا. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے نقوی صاحب, سب کا ججز, مجھے یہ بتائیں جی کہ عمران خان کے جو کیسز لگے ہوئے ہیں اس وقت, وہ سب کا ججز کے پاس لگے, وہ کیا جسٹس تصدق جنانی کے پاس لگے ہوئے, کیا وہ جسٹس جواد اس خواجہ انہیں سن رہا ہے, کیا ثاقب نثار کے پاس لگے ہوئے ہیں, یہ کس کے پاس لگے ہوئے ہیں, جمالی کے پاس, کس کے پاس لگے ہوئے ہیں, یہ تو موجودہ ججز کے پاس لگے ہوئے ہیں. اچھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں دو چیزیں بیفور آئی کلوز دا ویڈیو. ایک وہ خبر ہے جو جسٹس حیدر من اللہ کی رپورٹ ہوئی ہے کہ وہاں پر کیا ہوا ہے, اس میں 2-4 باتیں ہیں, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے 28 مئی کو لاہور میں مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے, جہاں پر انہوں نے صدارت جو ہے وہ چھوڑی اور ان کے بھائی میاں محمد نواز شریف کو مسلم لیگ نون کا صدر بنا دیا گیا, وہاں پر انہوں نے فرتے جذبات میں, بلکہ فرتے جذبات نہیں, یہ شیخ مجیب الرحمان والی ٹویٹ کے بعد والا ایک نیا روپ تھا, اس سے پہلے یہی مسلم لیگ نون, یہی وزیر اعظم اور ان کے جو مشیر ہیں برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ, وہ ٹاکس کی بات کر رہے تھے عمران خان کے ساتھ, اور جیل سے رہائی کی بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ضمانتیں اور یہ سارے معاملات, مقدمات, باہر نکلنے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اچانک جو ٹون تبدیل ہوئی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا موٹو کچھ اور تھا. چڑھائی انہوں نے عمران خان پہ کرنی تھی, لیکن انہوں نے ساتھ میں لپیٹ دیا ججز کو بھی. ججز کی طرف سے جو بیسیکلی عدالتوں کی پوسچرنگ ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ فیصلے ایسے آنے والے ہیں جس میں ظاہر ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ سائفر والا کیس ہے, دیگر کیس ہے, اس پہ ہمارے پاس ٹاک شوز میں بیٹھ کر شاہ خابر نے میرے پروگرام میں کہا, باقی جہانگیر جدون جن کی ٹیلٹ یا جن کی لائک اور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ملتا ہے, یہ تمام کے تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ
स्टैम्पीड किया गया है, कुचला गया है, मसला गया है, अदालती अमल, राइट टू फेयर ट्रायल नहीं मिला, तो ज़ाहिर है कि कोर्ट सब फैसले करेंगी उस बुनियाद पर करेंगी। आज नून लीग की, मैं आपकी बात काट रहा हूँ मैं माजरत के साथ, जब ये बात कमरा अदालत में हो चुकी ना, ज़ाहिर नून लीग की वकला भी मौजूद थे वहाँ पर, जो नून लीग के साथ जिनकी मोहब्बत है, तो जब वो बाहर निकले तो वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि यार ये प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, जो बात की प्राइम मिनिस्टर ने, तो ये अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर कहा जी कि वो पिछले जज, कोर्ट से पिछले जजेस की बात की है। नहीं, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा। पहले मैं आपको बताता हूँ अटॉर्नी जनरल के साथ जो मुकालमा है जिसको रिपोर्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, वज़ीर आज़म को जाकर बता दीजिएगा कि यहाँ कोई काली भेड़ें नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान एक मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान से मुकालमा करते हुए कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, वज़ीर आज़म को जाकर बता दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई काली भेड़ें नहीं हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म से कहें कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई काली भेड़ें हैं तो फिर आप उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। अब जो तकरीर है, ये जो मामला है, ये जो फैसल वाडा उनकी गुफ्तगू आप सुनते हैं और जिसकी बुनियाद के ऊपर वो तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जो है वो उनको और जारी हुआ है 5 जून को, क्या मामला मुमकिन तौर पर उधर जा सकता है, आखिर में उनसे कमेंट लूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया क्या था। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि गुज़श्ता जो पुराने जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, उनके बारे में ये तबसरा हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। कोट एंड कोट वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहते हैं आज वो इमरान न्याजी जो उस वक्त फौजियों के कदमों में बैठता था, आज पाकिस्तान के हवाले से मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। मैं इमरान न्याजी आपको बताना चाहता हूँ, वो वीडियो आज अगर स्क्रीन पर चल जाती कि लंदन में आपने बैठकर पाकिस्तान की फ़ौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था और ऐसी ज़बान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद ज़बान काट देता। इमरान न्याजी, चेहरा आपका मकरूह चेहरा पूरी कौम के सामने है। मैं इस बात पर ख़त्म करना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ की क़यादत में दिन रात काम करेंगे। आज इमरान न्याजी, तुम पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम करते हो। ये कौन लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को यतीम कर दिया मगर लाखों बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। उन्होंने शहादतें दी, उन्होंने अपनी बीवियों, उनकी बीवियां बेवा हो गई लेकिन लाखों बीवियों को बेवा होने से बचाया। उन्होंने अपने हाथों से क़यादत के लिए, मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। आज तुम उनके खिलाफ जहर उगलते हो। मैं इतना कहता हूं अदलिया से, ये सुनिए, अदालत उज़्मा से, कि मेहरबानी करके आप पाकिस्तानी हैं, आप जज हैं, काजी हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो फिर कोई जज होगा ना कोई सियासतदान होगा ना कोई और होगा। क्या आप ये चाहते हैं? मुझे यकीन है कि ये जजेस, इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखते, गोया आगे जो बात करने वाले हैं वज़ीर आज़म उसके मुताबिक कि जो इस सोच से मुताबिकत नहीं रखता वो शायद उसकी पाकिस्तानियत पर भी शक है। और वो कहते हैं सोच रखती है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी तरह मुत्तफिक है, मगर चंद काली भेड़ें जो इमरान न्याजी के लिए तुले हुए हैं कि उसके तमाम 190 मिलियन पाउंड वो नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने चोरी नहीं किए, वो इमरान न्याजी ने चोरी किए। उसने खजाने में डालने के बजाय दूसरे खजाने में पैसे डाले। वो खाना काबा की घड़ी का वो अक्स, करोड़ों रुपए की घड़ी, वो इमरान न्याजी ने चोरी की, उसने बाजार में बेची, वो मुस्लिम लीग नून ने नहीं बेची। वो इसी तरह वो ज़मीन जो दूसरों से ली वो मुस्लिम लीग नून के लोगों ने नहीं ली, वो इमरान न्याजी ने ली। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के ज़माने में तो कई साल ज़मानतें नहीं होती थीं। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको ज़मानत पर रिहा करके इसके तमाम जराइम ख़त्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूँ इमरान न्याजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। ये जो ज़मानतें हैं या ये जिस मशवरे की बात कर रहे हैं, ये रिटायर्ड जजेस ने ज़मानतें देनी है। केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगे हुए हैं? नहीं, ये सबको मालूम है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के केसेस किस किस के पास लगे हुए हैं।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पास केस है, जस्टिस आमिर फारूक साहब, जस्टिस आमिर फारूक के पास है, जस्टिस जहांगीरी साहब के पास, तारिक जहांगीरी, बिल्कुल ऐसे तारिक जहांगीरी जो ट्रिब्यूनल वो टेरियन केस है। उसके बाद जो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिका जितने भी केसेस हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो वो जस्टिस, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बता दें, और जो सबसे बड़ी तकलीफ है मैं समझता हूँ कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से जो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के पास केस है, इसके हवाले से भी बहुत सारी तकलीफ है उनको। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जिस तरह साइफर केस में, और जस्टिस आमिर फारूक ने जो सवालात उठाए उस पर, और फिर जस्टिस आमिर फारूक ने ही उन्हें जमानत दी थी 190 मिलियन पाउंड के केस में। और फिर जो जस्टिस ये मुझे बताएं कि क्या वज़ीर-ए-आज़म ने, ज़ाहिर है कि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये मामला, ज़ाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म जब काली भेड़ें कह रहे हैं जजेस को, सबको मालूम है कि जजेस को कह रहे हैं, उस मामले को मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है प्राइम मिनिस्टर को सर्टन इम्यूनिटीज़ भी हासिल होती हैं, इस्तिस्ना हासिल होता है, ये मामला उस तरीके से तो नहीं जाएगा जो फैसल ऑर्डर का या दीगर लोगों का मामला है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अदलिया को कन्फ्रंट करना इस सारे मामले पर, उनके साथ उनको टेक ऑन करना, उनके साथ एक मुकाबला लगाना, उनको दबाव में लाने के लिए तकरीर करना और ये कहना पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियत की बात करना, पाकिस्तानी सोच रखते हैं, ये जो साजिशें हो रही हैं, ये ज़मानत, भाई अदालत ने, जज ने आइन और कानून और जो आपने केस बनाया, अगर आप केस ही स्ट्रॉन्ग नहीं बना सके, एविडेंस ही स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस, आपकी प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं है तो फिर क्या करेंगे? प्रोसिक्यूशन की टीम के लोग कह रहे हैं कि अदालती अमल जो है उसको स्टैम्पीड किया गया है, राइट टू फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? नतीजतन मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ अदालत को टेक ऑन करके क्या किया, मैं बताता हूँ आपको। आपको याद होगा कि नैब की पिछली समात पर जस्टिस अतरमुल्लाह ने प्रॉक्सी की बात की थी, और उस वक्त चीफ जस्टिस खामोश थे। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया था कि यार चीफ जस्टिस की खामोशी का क्या मतलब है। आज भी बिल्कुल सेम एज इट, यार कोई चीज़ बदले नहीं। आज जब ये बातें हो रही थी तो चीफ जस्टिस साहब खामोश थे उस वक्त, और फिर उस वक्त पिछले समात पर जब ये गुफ्तगू हो रही थी, जस्टिस अतरमुल्लाह प्रॉक्सी की बात कर रहे थे, तो दूसरे दिन शाम को, उसी दिन शाम को चीफ जस्टिस ने सो मोटो ले लिया था और कटहरे में ला खड़ा किया फैसल वाउडा को और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल को। जो आज बात हुई है इसमें एक वाज़ेह मैसेज दिया गया है कि भाई आप अपने डोमेन में काम करें, हम काम ठीक कर रहे हैं, हमें मत छेड़े। ये आज मैसेज, वरना बम्बल पे ये मैसेज दिया गया आज। और मैं समझता हूँ कि 5 तारीख को भेड़ें कह रहे हैं वो भेड़ बने, हाँ भेड़ बने, और 5 तारीख को जो तौहीन अदालत का केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाउडा का और अपने डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल का, ये जो केस लगा हुआ है इसमें ये सारी बातें खुलेंगी, उसमें ये सारी बातें सामने आएंगी, और फिर एंड प्राइम मिनिस्टर को इस्तिस्ना तो हासिल है शायद, लेकिन ये है कि वहाँ पर इस पर भी बातचीत होगी। और ये देखते हैं कि जनाब 5 जून तक इंतजार करना होगा, ये मामला आगे कैसे चलता है। बहरहाल एक कन्फ्रंटेशन का माहौल है, और एक बात तय है कि इस सारे माहौल में वो जो ऑब्जेक्टिव है सरमायाकारी, मईशत की बेहतरी, वो कम अज़ कम कहीं पर ऑन द कार्ड्स नज़र नहीं आता। कब तक ये सियासी अदम इस्तेहकाम ऐसे ही चलेगा, दैट अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।